हेलो दोस्तों, नमस्कार। मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ भौतिक विज्ञान के ये 5वां पार्ट लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो कि आपका मुलाकात ऐसे क्वेश्चनों के साथ नहीं हुआ होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका वजह क्या है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। दूसरा है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। तीसरा है चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है। चौथा है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है उसका दोस्तों होगा, आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? करंट के प्रवाह को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना, प्रतिरोधकता को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। तो इसका जो वजह है, इसका जो प्रयोजन है वो क्या है? करंट के प्रवाह को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? चारों विकल्प आपके सामने हैं। जब लिफ्ट का समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, या लिफ्ट जब तेज़ी से नीचे आ रही हो, या जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो। मैंने शायद आगे पीछे क्वेश्चन विकल्प पढ़ दिया, तो चलिए देखते हैं कि विकल्प को। लिफ्ट में जो मनुष्य का प्रत्यक्ष जो वजन होता है उसके वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आती है तब जो मनुष्य का वजन होता है वो प्रत्यक्ष वजन से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। दूसरा है, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। तीसरा है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। चौथा जो विकल्प आपके सामने है, दिए गए कथन में से कोई नहीं सही है। सोचिए सोचिए, जल्दी से बताइए। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, तभी इंद्रधनुष बनते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्द्र का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आप बताएंगे इसका वो आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, इसीलिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण होती है। क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण होती है। मैंने विकिरण पढ़ दिया, किरण होती है न्यूनतम जिसका पारगम्य हो। इसका आंसर आप जानते होंगे, अल्फा किरण है। अगली बार क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने, धातु को काटने में, हृदय रोग का पता लगाने, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में। तो इसका जो होता है, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। जब कहीं सोने का भंडार खोजा जाता है तो एक्स किरणों के माध्यम से हम उसको खोजते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है, आप बताएंगे। बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, कुचालक होता है। बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है। बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका आंसर जो होगा, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस भरे गुब्बारे को हम जब ऐसे दबाते हैं तो उतना जल्दी नहीं फटता है, जब सुई से या नस से खुरच देते हैं जल्दी से फट जाता है। इसका वजह क्या होता है? नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबी होती है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। तो सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? जो विद्युत धारा का माप आप जानते हो कि इसका अमीटर है। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डायनामो परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही बता दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनामो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण। इसका आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा। आशा करते हैं आपका सोचा हुआ विकल्प सही होगा। तो उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण एक फ्यूज के तार को हम इसके लक्षण पे हम पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। जो पृथ्वी का वेग है, पलायन वेग आप जानते हैं 11.2 है, 11.2 है। उसकी अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करना है तो हमें कुल ऊर्जा चाहिए ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक अथवा धनात्मक। तो हमें शून्य चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। यह हृदय की पेशियों की एंजाइमों को अप्रकृतिम कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है या तोड़ता है। यह कार्डियक अरेस्ट करता है। आप बताएंगे, चारों विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, इसलिए साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रभाविता। आगे चलते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, काला दिखाई देता है। आगे हम बात करें, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? तो ये परिक्षेपण के कारण होता है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। आप देखते होंगे बुलबुले जब निकलते हैं, बरसात होता है तो उसमें आप देखते हैं कि रंगीन चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवक्षेपण से, जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। तो इसका जो होता है, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है शून्य, शून्य से अधिक, शून्य से कम, अनंत। तो एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। प्रकाश का वेग होता है, ये तो आपको मालूम होगा, 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऐसे बात किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो प्रकाश का
वेग है। आगे हम बात करें सेकेंडों का लोलक, वह लोलक है जिसका समय अवधि है। तो सेकेंडों का लोलक जो है वो 2 सेकेंड का होता है। इसकी समय अवधि कितने समय की होती है? 2 सेकेंड के लिए। सेकेंडों का लोलक वह है जिसकी समय अवधि 2 सेकेंड होती है। एक जग के ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, जल जग के बाहर गिरने लगता है। आप समझिए क्वेश्चन कितने फंसाने वाला कह रहा है। भौतिक विज्ञान है, कितने घुमा के क्वेश्चन किया आपसे। एक जग के ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भरा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भरा है, इसका मतलब आप जान रहे हैं उसके घनत्व में कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघल जाती है तब जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहता है। 0 डिग्री की बात कर रहा है। आगे चलते हैं। हरमन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। टेबुलेशन इंजन, एनालिटिकल इंजन, सेंसर, टेबुलूटर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हरमन होलेरिथ थे, अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त करने के लिए टेबुलेशन इंजन का आविष्कार किया या विकसित किया। स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? केशिकत्व सिद्धांत का, ससंजक तनाव सिद्धांत का, मूली दाव सिद्धांत का, अंतःशोषणी दाव सिद्धांत का। जो स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण क्या करता है? मूली दाव सिद्धांत का खंडन करता है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। बिंदु स्राव दिया है, हो सकता है इसका कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, क्योंकि मेरे अनुसार तो इसका वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए। जल बिंदु के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव। चलिए आप याद कीजिए और इसका आंसर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान है क्वेश्चन आपके लिए। जो वायुयान होता है, जहाज होते हैं, रॉकेट हुए, और जो बनाए जाते हैं वायुयान, रॉकेट, लड़ाकू विमान, इनमें कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम बनाया जाता है। एल्युमिनियम और टाइटेनियम का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो तारों का जो रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग के लिए किया जाता है? निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाना, रेडियो रिसीवर के सिग्नल प्राप्त करना, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाना। जो रडार का प्रयोग होता है हम दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए रडार का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि मिसाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें रडार लगा होता है। अगर उस पर कोई प्रहार करे तो पता लगा लेती है, और मिसाइल दूर की वस्तुओं को ढूंढ के पहचान कर उन पर निशाना भी साधती है। आगे चलते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यतिकरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो प्रकाशीय फाइबर होता है वो क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, स्मारक, जीवाश्म फालिस या चट्टान है? जो रेडियो कार्बन होता है उसको हम जीवाश्म फासिल के लिए रेडियो कार्बन 14 का यूज करते हैं। इसी के आधार पर उनका आयु निर्धारण करते हैं कितने वर्ष पुराना है रेडियो कार्बन 14। आप अच्छे से इससे परिचित होंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा ऑर्बिट पश्च गति रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की
ज़रूरत नहीं होती है। आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है। जो निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह होता है, चारों विकल्प आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत टफ भी है। सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा पश्च गति रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है निर्वात में सैटेलाइट। अगला जो क्वेश्चन है, केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए, सॉरी मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा। प्रश्न आपके सामने पर है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए, केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए, केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। तो इसका जो होता है संचार उपग्रहों का प्रयोग संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए हम संचार उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। फैरड किसका एकक है? प्रतिरोधक का, चालकत्व का, धारिता का, प्रेरकत्व का। तो इसका आंसर है फैरड जो है धारिता का एक एकक होता है। दोस्तों मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील सरलता से विरूपित हो जाती है। स्टील रबर से अधिक कठोर है। स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। स्टील कभी विरूपित नहीं होती है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? इसका वजह क्या है? तो स्टील सरलता से विरूपित हो जाती है। स्टील रबर से अधिक कठोर है। स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। स्टील कभी विरूपित नहीं होती है। तो इसका आंसर है स्टील को अधिक विरूपण जो है बल चाहिए, इसलिए स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें मैंने 35 क्वेश्चनों को कवर किया है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।